है कि इलेक्शन कमीशन को हस्तक्षेप करना चाहिए और निष्पक्ष कार्रवाई हो। आइए अब मैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पे आपको लिए चलता हूं। ये आपको मैं नंबर्स दिखा रहा हूं पीजीएम पे अपने। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी गुजरात में। ये हमारे एग्जिट पोल हैं। 125 से 130, 125 से 130 भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में। 40 से 45% जिसे कह सकते हैं सीटें कांग्रेस को। आप देख सकते हैं वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का 47, कांग्रेस का 35, आपका 12, यानी आम आदमी पार्टी ने दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का वोट काट दिया गुजरात में, और अदर्स को 6। मतलब इसमें जो 12% वोट है वो कभी एक ज़माने में ये वोट उसमें से आधा कांग्रेस को जाता था, तो यही 40 कांग्रेस का होता था और 49 भारतीय जनता पार्टी का होता था। तो आप एग्जिट पोल देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि एक चीज़ साफ होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शायद भारतीय जनता पार्टी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, लेकिन माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी अभी भी तोड़ नहीं पाएगी। माधव सिंह सोलंकी ने 1980 के चुनाव में 141 सीट्स जीती थी और उन्होंने 1985 के चुनाव में 149 सीट्स जीती थी। तो माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड नहीं टूटा है। पंकज, हाँ, माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मत प्रतिशत आप याद करिए तो वो 56% था। अभी बीजेपी अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस में भी 50% का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, और इस दरमियान जब कांग्रेस मरी पड़ी है। जी हाँ, और लेकिन फिर भी बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी तो है। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री वहां उतरे, गृह मंत्री वहां पर उतरे, कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि कांग्रेस के कोई भी स्टार कैंपेनर वहां पर गए नहीं, केंद्रीय नेतृत्व का वहां पर सहारा नहीं मिला। ठीक बात है कि वहां पर हमने ये देखा, महंगाई मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, आप कहें एजुकेशन का ओवर प्राइवेटाइजेशन मुद्दा था, ये तमाम सारे मुद्दे थे, भ्रष्टाचार मुद्दा था, कोविड में जो कोविड का जो मैनेजमेंट था वो भी मुद्दा था। लेकिन इन तमाम चीजों पर हिंदुत्व और प्रधानमंत्री की विराट लोकप्रियता आप कहें तो वो इन तमाम मुद्दों को गौन करती हुई दिखाई पड़ रही है। जैसा कि हम एग्जिट पोल में आंकड़े देख पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि ये चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही बीजेपी वहां जीतती नजर आ रही है। और ये जो 125 से 30 का आंकड़ा दिखा रहे हैं, चूंकि आपने माधव सिंह सोलंकी की बात की थी तो उन्होंने 149 सीटें जीता था, और उसमें खैम एक कॉम्बिनेशन बना था जो कि बहुत ही जोरदार कॉम्बिनेशन था, और उस वजह से 56% तकरीबन वोट मिले थे। पर अभी जो 125 से 130 का आंकड़ा हम देख पा रहे हैं, जो कि कह सकें कि बीजेपी का बेहतरीन परफॉर्मेंस है, तो इसकी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी के सामने इस बार कोई पाटीदार आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलन नहीं है जो 2017 में था, बीजेपी 99 पर सिमट गई थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं, और तीसरा एक बड़ा कारण जो हमें दिखाई पड़ता है वो ये है कि आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है। अब ये देखना पड़ेगा कि इसने ज्यादा डेंट कांग्रेस को किया है या बीजेपी को किया है, ये देखना पड़ेगा। इसलिए कुल मिलाकर मैं एक चीज बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जो बाइफर्केशन है, आप देखिए कच्छ सौराष्ट्र का मैंने अभी बाइफर्केशन दिखाया था। कच्छ सौराष्ट्र में 54 सीटें थी 122 में से, उसमें से बीजेपी को 33, 37, कांग्रेस को 14 से 18, आपको 1 से 3 और अदर्स को 1। कहने का मतलब है बीजेपी का जो बढ़त है वो कटिंग अक्रॉस है, और दूसरा सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया है। ये ट्रेडिशनली रूरल बेल्ट मानी जाती थी, कांग्रेस को वोट देती थी निश्चित तौर पर। और आप पिछली बार देखें तो सौराष्ट्र में पार्टी का प्रदर्शन, बीजेपी का प्रदर्शन चिंताजनक था, बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। अभी आप देख रहे हैं कि बीजेपी का परफॉर्मेंस दक्षिण गुजरात में भी देख लीजिए, 28 से 32 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। तो दक्षिण गुजरात में पिछली बार भी परफॉर्मेंस ठीक था, लेकिन अभी भी देखिए कि बहुत ज्यादा सीटें जीत रही है। सबसे जो कहते हैं ना कि 125 से 130 पहुंचाने के पीछे याद करिए वो पाटीदार आंदोलन, वो जो कि 14 से 17% वोटर्स हैं, जो कि वहां की राजनीति में अच्छा खासा पकड़ रखा। हमारे साथ सुनील शुक्ला भी जुड़ गए हैं। सुनील जी,
जो एक्सपेक्टेड था वो उसी तरीके से रिजल्ट आए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो मिशन 150 कह रही थी, खैर बहरहाल वो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर गिरा है, वो 35% पे है। कितनी बड़ी चिंता की बात है? धन्यवाद कार्तिकेय जी। अगर वोट शेयर गिरा है तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मतदान का प्रतिशत इतना कम होना और इतने सघन प्रचार अभियान के बावजूद यह दोनों राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। शहरी इलाकों में मतदान के प्रतिशत के गिरने से भारतीय जनता पार्टी को भी चिंता करनी चाहिए। अब ये जो प्रोजेक्शन आपका है 125 130 और 40 से 50, आप 3 से 5, व्यक्तिगत रूप से मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, एग्जिट पोल है ये। लेकिन मतों के प्रतिशत में गिरावट मैं आपको बता देता हूं कि हमारे एग्जिट पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 47% वोट, कांग्रेस को 35% वोट, आम आदमी पार्टी को 12% वोट और फिर अन्य वोट है। ये जो 12% वोट है फॉर अ बिगिनर आम आदमी पार्टी, ये छोटी बात नहीं है डबल डिजिट में आना। नहीं, बिल्कुल छोटी बात नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, पिछले 5 साल से पार्टी सक्रिय है, लेकिन ये डबल डिजिट में आ गई है, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान मतदान के पहले जो इसकी स्थिति हो गई थी, मुझे नहीं लगता कि इतना जन समर्थन इनको मिला होगा। लेकिन हाँ, ठीक है, एग्जिट पोल है तो एग्जिट पोल है ही है, क्योंकि जिस तरीके से जो गंभीरता और जो सक्रियता आम आदमी पार्टी को दिखानी चाहिए थी मतदान के दौरान, वो दिखी नहीं। जिन इलाकों में ये प्रभावी भी थे, और एक जिस तरीके से और गंभीर कंटेस्टेंट होने का एक माहौल इनके पक्ष में बनता चला गया, वो उससे भी मुझे लगता है कि शुरुआती दिनों का जो माहौल था आम आदमी पार्टी को लेकर के, उसमें गिरावट आई और मतदाताओं की प्रतिबद्धता जो है वो आम आदमी पार्टी से घटी। शहरी इलाकों में खासतौर से जो सौराष्ट्र का इलाका है, वो सौराष्ट्र में भी राजकोट और इधर दक्षिण गुजरात में सुनील जी, आपको लगता है कि गुजरात अगले 5 साल में पंजाब टाइप हो सकता है कांग्रेस के, जैसे कांग्रेस का हाल हुआ? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता कि कांग्रेस का वो हाल हो जाएगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस की विश्वसनीयता गुजरात में और बढ़ेगी और आम आदमी पार्टी को जो भी 2-4% वोट मिलेंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। पंकज, ये देखिए, अगर आप पिछले साल की तुलना में अगर इस साल का मत प्रतिशत भी आप देखें और जो हम प्रोजेक्शन में दिखा रहे हैं, तो ये 35% है और पिछले साल 37% के आसपास था। सर नहीं, पिछले साल 41% के आसपास था। और 41 और मतलब पिछली बार, पिछले 27 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि मत प्रतिशत का अंतर 7-8% के आसपास रह गया था। अब वो घटता हुआ 35% पे नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से ऐसे देखता हूं, मैं थोड़ा सा सुनील जी से डिफर करना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी का सक्सेस जो दिल्ली में है, और देखिए ये डबल इंजन की लोकल सरकार तो बनी गई जो आपने कहा था। अब लोकल डबल इंजन की सरकार, जी हाँ, लोकल डबल इंजन की सरकार, अगर ये सक्सेस इनका कंटिन्यू रखता है तो मुझे लगता है, छोड़िए कांग्रेस, छोड़िए, ये बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली में तो जब से ये आए हैं बीजेपी और कांग्रेस हाशिए पे चली गई है। पंजाब में कांग्रेस को करारी हार इन्होंने दिया, लेकिन मुझे लगता है कि गुजरात में भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये चिंता का सबब बनने जा रहा है। नहीं, देखिए, चिंता का सबब यह है कि 12% वोट, हमारे पैनल में लोग जुड़ते चले आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पैनल में पंकज जी मौजूद हैं, सुनील शुक्ला जी मौजूद हैं, बड़ी जल्दी संदीपन शर्मा, महेंद्र सिंह जी, डैनियल फ्रांसिस, संजीव रतन सिंह और कई अन्य वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पैनल में जुड़ेंगे। तो इस चर्चा में ना केवल हम बात गुजरात की करेंगे, बल्कि हम गुजरात एमसीडी पोल्स की भी करेंगे, हम हिमाचल प्रदेश की भी करेंगे और हम रीजन बाय रीजन बताएंगे। अब आप जैसे देख सकते हैं, मुख्यमंत्री की पसंद में भूपेंद्र पटेल सबसे आगे हैं और गढ़वी साहब सबसे पीछे हैं।
बेसिकली हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है वो नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलीज, अपनी मेहनत से बरकरार रखा। इससे एक बहुत चीज़ साफ होती है। और दूसरा है जो वोट बैंक है उनका स्टैटिक है, 47% है, वो 49 जाता है, 45 आता है, लेकिन वो ज़्यादा उछल नहीं रहा है। जो वोट टूटा है वो ज़्यादा वो कांग्रेस का टूट गया है इसमें। देखिए वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप 50 और 47 के बीच में है। 3% का आंकड़ा भी कम नहीं है। और ये 3% का आंकड़ा अगर अभी आम आदमी पार्टी खाने में कामयाब हो रही है, तो आप फर्ज करिए कि अगले 5 साल में इस तरह का वो लगातार बात करती है, जिस तरह के फ्री सोप्स की बात वो करती रही है, तो ये चिंताजनक बीजेपी के लिए भी हो सकता है। कांग्रेस के लिए तो चिंताजनक है ही कि आप 41-42 से 35% पर पहुंच जा रहे हैं। अब देखिए जो चुनाव परिणाम आएगा, अब उसमें यह देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी किस हद तक कांग्रेस को डेंट पहुंचाई है। मैं फिर वही बात कहूंगा कि पहले पिछले 27 सालों से, आप कह लीजिए 30 सालों से हमने वहां पे देखा बाइपोलर कॉन्टेस्ट, लेकिन आने वाले समय में हम ट्राइपोलर कॉन्टेस्ट से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आम आदमी पार्टी का 12% वोट प्रोजेक्शन में दिखना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पहले चुनाव में 12% मत ये हासिल कर रही है। ये आम आदमी का परफॉर्मेंस कमेंडेबल है। सुनील जी, अगर देखा जाए उतना नहीं है जितना वो चाहते थे 150, लेकिन 128 क्या सबसे ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए नहीं, सुनील जी बोलेंगे। जी जी। नहीं, 128 का तो निश्चित रूप से ये मैंने, हालांकि शुरुआती दिनों में 150 की बात हुई थी, फिर कुछ कम करवा 125 तक दिनों ये आ गए थे, लेकिन 128 का अगर प्रोजेक्शन है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है ये। और मोदी जी ने तमाम एंटी इनकम्बेंसी या सरकार के प्रति जो भी लोगों की नाराजगी या परिवर्तन की जो बात छोटी मोटी हो भी रही थी, उसको अपने प्रचार अभियान के द्वारा और अपनी मजबूत उपस्थिति से इसको उन्होंने बहुत काफी कुछ उसको खत्म किया और अपने मतदाताओं को अपनी पार्टी के साथ जोड़े रखा। जिस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि मतदान कम हो रहा है, यानी कि सरकार को बनाए रखने वाले और सरकार को हटाने वाले दोनों मतदाताओं में उत्साह नहीं है, जो आमतौर पर देखा जाता है। बावजूद इसके अगर भारतीय जनता पार्टी की 128 सीट का प्रोजेक्शन है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, खासतौर से नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ी उपलब्धि है कि किसी भी तरह के नकारात्मक जो बातें हो रही थी सरकार के बारे में, उस पार्टी के बारे में, उसको उन्होंने लोगों के बीच से पूरी तरह से खारिज कर दिया। और कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय होना चाहिए कि अगर इस कदर इनका मत प्रतिशत गिरा, जो कहा जाता था कि पर सुनील जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि किस तरह की प्रायोरिटी है कि चुनाव आप गुजरात में हार रहे हैं, यहाँ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं, हमने इस पर बहुत चर्चा की सुनील जी कि एक अलग मिशन है, लेकिन उस मिशन का मतलब क्या कि जब आपके, जिसे कह सकते हैं, सूबे एक के बाद गिर रहे हैं, वोट शेयर गिर गया। नहीं, ये गिर गया अभी नहीं कह सकते आप, कह रहे कि ये प्रोजेक्शन अभी है, लेकिन आप एक राज्य के चुनाव परिणाम के आधार पर, एग्जिट जो उसके आधार पर जो उस पदयात्रा के दौरान जन समर्थन मिल रहा है, उसको खारिज कर देना मुझे नहीं लगता कि बहुत उचित होगा। जिस तरीके का अगर जिस तरीके से मत प्रतिशत गिर रहा है, तो 2 आदमी राहुल गांधी के साथ सड़क पर नहीं दिखना चाहिए, किसी को नहीं जाना चाहिए, किसी को उनकी इस यात्रा का कन्वीनियंस नहीं लेना चाहिए। लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों के लोग अगर उनकी इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, या तो वो प्रायोजित हैं, सब ढो के लाए जा रहे हैं, आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए, और अगर लोग स्वतः आ रहे हैं और 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के साथ पैदल चल रहे हैं, तो एक केवल एक इलेक्टोरल नतीजों से पूरे के पूरे अभियान को एक खारिज कर देना या उसके राजनीतिक असर से इनकार कर देना, मुझे लगता है कि यह बहुत तर्कसंगत नहीं होगा। लेकिन ठीक है, हर व्यक्ति का अपना देखने का तरीका है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गुजरात में अपनी पैठ बनाई है, आप क्या मैंने महसूस करते हैं कि किसी एक यात्रा से या किसी एक राजनीतिक कार्यक्रम से आप उसको पूरी तरह से नकार देंगे? जिस तरीके से पूरे के पूरे प्रदेश में एक तरह का सोशल डिवाइड है, अर्बन रूरल का एक तरह का डिवाइड है, इसको अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको पूरे के पूरे साल 5 साल आपको सक्रिय रहना पड़ेगा, जो कोई भी राजनीतिक दल गुजरात में नहीं करता। दुर्भाग्य है
कि आप चुनाव हो जाने के बाद सब अपने अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं जी जी और वो सक्रियता नहीं रखते जो किसी विपक्षी दल से जी उम्मीद की जाती है। जी हमारे साथ तो इस परिणाम, गुजरात के परिणाम के आधार पर राहुल गांधी की यात्रा को खारिज कर दें आप, मुझे उचित नहीं लगता। बाकी तो आप बलबीर जी जो कुछ भी हम लोग जी जी माफी मांगता हूँ, आपको रोकना पड़ रहा है। बलबीर शर्मा नहीं जी, सर। बलबीर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर जी आवाज आ रही है मेरे पास? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। बलबीर जी जो नतीजे आए हैं गुजरात के, वो एक चीज बड़ी साफ कर रहे हैं कि जो बीजेपी का सोशल एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो एक चीज बड़ी साफ करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल कंसोलिडेशन है वो बरकरार है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये जो एक तो सारा जो असर देखा जा रहा है, जो हम लोग हिमाचली समझते हैं, सब नरेंद्र मोदी के ही एक प्रभाव माना जा रहा है। और अगर हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह सा कुछ हुआ तो वो भी सीधा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा। और जो बीजेपी का जो एक प्रचार करने का जो जिस तरह से एक तरीका है, ये एक इसमें बहुत बड़ा रोल इसमें। अच्छा बलबीर जी एक चीज बताइए कि राजनीति किस तरह करवट लेगी हिमाचल प्रदेश में? अब ये तो अभी आपके जो स्क्रीन पे एग्जिट पोल आएगा उसके बाद बताएंगे, लेकिन पहले आप अपना एग्जिट पोल दे दीजिए। मैं ये समझ रहा हूँ कि इतने जिस तरह से गुजरात का जो परिणाम नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे 128, 45, 45, इस तरह से तो नहीं होगा कि हिमाचल में बहुत कड़ा मुकाबला है। बिल्कुल नेक टू नेक है, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है। और यहाँ पर कुछ भी जो है आगे पीछे हो सकता है, कोई भी किसी भी दल को, क्योंकि अभी तक जितने भी जो फीडबैक अभी तक मिली है मतदान के बाद, वही बताती है कि यहाँ दोनों ही दलों में, बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। लगभग सभी सीटों पर, कुछ सीटों को छोड़ के, जैसे मुख्यमंत्री की सीट है या कुछ या शिमला की एक आधी सीट है, बाकी कांटे की टक्कर है पूरे हिमाचल प्रदेश में। लेकिन यहाँ थर्ड फ्रंट का कोई रोल नहीं है। जिस तरह आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, वहाँ कोई किसी भी पार्टी का कोई दखल नहीं है। दोनों दलों के बीच में सीधा मुकाबला है और कांटे की टक्कर है। बलबीर जी आपको क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में फेल हो गई, गुजरात पे तो चल गई एग्जिट पोल्स के अनुसार? आम आदमी पार्टी का जो 6 अप्रैल 2022 का जो एक टेम्पो बनाया था केजरीवाल ने पहली बार एक रोड शो करके, वो धीरे धीरे कई कारणों से, सत्येंद्र जैन का कारण हो, चाहे इनके प्रदेशाध्यक्ष का बीजेपी में मिलने का कारण हो, वो धीरे धीरे जो है वो इनका बिल्कुल हाशिए पे जाता गया। और बीच में इन्होंने जिस तरह गुजरात को फोकस किया और हिमाचल को छोड़ दिया, तो एक तरह से इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था और सिर्फ नाम की, टोकन की लड़ाई यहाँ पर लड़ी है। कोई सीरियस इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, ना यहाँ पर कोई सीरियस तरह से कोई गंभीरता से कोई बड़े लीडरों के दौरे हुए, केवल इन्होंने टोकन लड़ाई लड़ी है। शायद ये नेशनल पार्टी का जो एक तगमा है उसको हासिल करने के लिए कुछ वोट परसेंटेज लेना चाहते हैं, उसी वजह से लड़ाई लड़ी। बाकी इन्होंने कोई गंभीरता से कोई भी चुनाव, किसी प्रत्याशी के बारे में किसी भी प्रत्याशी ने गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ा यहाँ। बलबीर जी पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की चुनावों में पिटाई हो रही है, या तो भाजपा पटक देती है या क्षेत्रीय पार्टियां पटक देती हैं। मुझे बताइए कि हिमाचल में ऐसा क्या है कि टक्कर टाइट हो गई? हिमाचल का इतिहास जो है आप 1977 से उठा के देखें, यहाँ तीसरे दल के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्यों कह सकते क्यों हैं, क्यों कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों अरे में नहीं, गुंजाइश क्यों नहीं है? कारण बताइए। कारण ऐसा है कि यहाँ अभी तक जितने भी दलों ने यहाँ प्रयास किया है, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का जो एक तरह से यहाँ ध्रुवीकरण हो गया है दोनों दलों का। हालांकि ये दोनों दलों का ऐसा हुआ कि एक दूसरी पार्टी में जाते हैं तो बीजेपी वाले कांग्रेस में शामिल होते हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी में शामिल होते हैं। तीसरे दल के बारे में यहाँ सोच ही नहीं है, ना कोई ऐसा लीडर अभी तक इनको मिला है। जिस तरह से एक बार महेश्वर सिंह जी लागू हुए तो उन्होंने हिलोपा बनाई तो 1 सीट मिली, पंडित सुखराम ने 1998 में हिपका बनाई तो उनको 5 सीटें मिली, उसके बाद फिर 0 होता गया। तो ये हिमाचल के कुछ वोटर का और कुछ यहाँ राजनीतिक दलों का एक स्वभाव बन चुका है। या इसको ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से ये इनका जो है अंदर खाने ऐसा एक समझौता है कि 5 साल के बाद एक और 5 साल के बाद दूसरा। आप देखते हैं कि इस बार जो एक नारा दिया है रिवाज बदलने का, वो कितना कामयाब रहता है। अगर इस बार ऐसा होता है, सरकार रिपीट होती, तो एक इतिहास अपने आप को बिल्कुल एक बार नया अध्याय जुड़ेगा इसमें। पंकज,
काफ़ी काम किया था भाजपा ने, हर्ष महाजन, देवेंद्र राणा, काफ़ी लोग तोड़े थे, लेकिन हिमाचल में ऐसा क्या हुआ, इलेक्शन लोकल रह गया? देखिए हिमाचल, बलबीर जी पंकज से पूछा सवाल। ठीक है। देखिए हिमाचल में बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक जो बताया जा रहा है वो ये है, तकरीबन 20 उम्मीदवार बीजेपी के बागी तौर पे खड़े हो गए। इसलिए जो प्रधानमंत्री वहाँ पर कैंपेन करने उतरे, उनके कैंपेन का असर तो दिखा, लेकिन बागियों को मनाने में वो भी कामयाब साबित नहीं हुए। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के 2 बड़े नेताओं के बीच में वहाँ घमासान देखा गया, और 2 बड़े नेता जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आते हिमाचल से ज़रूर हैं, लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके बीच टिकट वितरण को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के कि राज्य पे प्रभाव किसका ज़्यादा है, उसको लेकर के बीजेपी को नुकसान होने का डर है, ये खतरा है। उससे भी एक बड़ी बात जो वहाँ के चुनाव में बहुत ज़्यादा गूंजती हुई दिखाई पड़ी, कोडवर्ड में बोला जाता था ओम प्रकाश शर्मा, ओपीएस। ये दरअसल पेंशन से जुड़ा हुआ मामला है। सरकारी कर्मचारी हर विधानसभा में 1500 से 2000 के आसपास वोटों पर असर डालने में सक्षम है। अब सवाल ये उठता है, कांग्रेस बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि ये कांग्रेस द्वारा फैलाया गया दुष्प्रचार है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की बात थी। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के सीएम पहुंचे, तमाम लोग पहुंचे, तो कहा यह जा रहा है कि इसका भी एक बड़ा नुकसान वहां पर बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। लेकिन आप अगर बीजेपी के नेताओं से बात करें तो वो मोर देन कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का लगातार 5 दिन रहना, बड़े नेताओं का वहां पर उतरना, तमाम लोगों के बीच में ये बात रखना कि अगर आपके यहाँ बीजेपी की सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी, तो आप ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और पिछले 5 सालों में बीजेपी के द्वारा जितने डेवलपमेंट के काम कराए गए हैं, एम्स का खोला जाना, उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को लेकर के उसको प्रमोट करना, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तमाम तरह की ऐसी उपलब्धियां वहां पर गिनाई गई हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री कभी वहां के प्रभारी भी रहे हैं, तो राज्य की फिजा से वो बहुत अच्छे तरह से अवगत है। तो जाहिर तौर पर उन्होंने कोशिश जरूर की, एक पर्सनल टच देने की कोशिश की, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी को अगर नुकसान होता है तो उसकी बड़ी वजह उनके बागी उम्मीदवार ही, जो प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए प्रयासों पर पानी फेरते हुए नजर आए। चलिए अभी गुजरात की बात करते हैं। मैं वेट करूंगा हिमाचल प्रदेश और एमसीडी के पोल्स का, तब मैं बाकी सब लोगों से इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन गुजरात के अगर एग्जिट पोल्स का हम राजनीतिक संधि विच्छेद कर दें तो उसमें कई सारे पहलू हैं। मैं जानना चाहूँगा पंकज आपसे, और उसके बाद मैं आऊँगा सुनील जी पे, ये 150 का आंकड़ा क्यों नहीं क्रॉस किया? देखिए तालियां तो बहुत पीट ली भारतीय जनता पार्टी के लिए, भाई बन गई सरकार, जीत होती चाहे 1 सीट की हो, लेकिन 150 जो था वो क्यों नहीं हुआ? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो 150 सीट का आंकड़ा पार करने के लिए इनको ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त इनरोड करना पड़ेगा, खास तौर पर आदिवासी, दलित और अनुसूचित जनजाति। इनमें इनका एक्सेस कितना होगा, इस पर बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं। आप पिछले चुनाव का रिजल्ट भी देखें तो आप पाएंगे कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस ग्रामीण इलाकों में कहीं ज़्यादा बेहतर रहा है। अब ये सवाल जरूर उठता रहा है कि इस बार चूंकि बीजेपी ने एक अनुसूचित जनजाति से प्रेसिडेंट बनाया है, जिनका मत प्रतिशत वहाँ पर 15% कहा जाता है, तो इसका असर गुजरात के परिणाम में भी दिखेगा। क्या उसका असर गुजरात के परिणाम में दिख पाता है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी वजह जो मुझे दिखाई पड़ती है वो ये है कि पिछले 27 सालों का एंटी इनकम्बेंसी, आप देखिए प्रधानमंत्री के चेहरे पर आप चुनाव जीत लेते हैं, कैंपेन करने का जो आपका स्टाइल है उस पर आप चुनाव जीत लेते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपका बहुत ही अच्छा गवर्नेंस है जिसको जनता एक्सेप्ट करती है, तो आपको विजय रूपानी को चेंज करने की क्या जरूरत पड़ती है? आपने पूरा कैबिनेट क्यों चेंज कर दिया?
तो आखिरकार ऐसी जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि आप जनता में एक नया विश्वास जगा पाए कि भाई मैं जो नया उम्मीदवार दे रहा हूं वो बेहतर होगा और आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरेगा। मतलब आप एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है उसको आप खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो जहां पर ये कोशिश होने लगती है तो निश्चित तौर पर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि राज्य में जो बेहतरीन रिकॉर्ड है, मतलब बेस्ट रिकॉर्ड है, उसको तोड़ पाने में बीजेपी कामयाब होगी। मुझे लगता है कि 128 सीटें भी बीजेपी जीत लेती है तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि लगातार 1995 से बीजेपी वहां पर सत्ता में है। ये बात सच है कि वहां के प्रधानमंत्री हैं, वहां के गृह मंत्री हैं, तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं, लेकिन 125 से 30 सीटें जीतने के पीछे भी मुझे बड़ी वजह यह दिखाई पड़ती है जो एक प्री पोल माहौल बनता है ना, जैसे गुजरात में कृषि आंदोलन माहौल बना, ठीक है, उसको भुना ली आम आदमी पार्टी, लेकिन एक माहौल बना। दिल्ली में अन्ना मूवमेंट माहौल बना, इसलिए आम आदमी पार्टी वहां पर आ गई। इस बार कोई ऐसा माहौल विपक्ष के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की विराट लोकप्रियता और साथ ही साथ उनकी हर चीज़ों को लोग वहाँ गुजराती अस्मिता प्राइड से जोड़ने लगते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है, लोग मानते हैं कि गुजरात में अमन और चैन शांति बहाल है या गुजरात का विकास संभव है, तो वो मोदी की वजह से ही मुमकिन। मैं एक डेटा बताना चाहता हूँ और उसके बाद महेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए, ये सवाल उन्हीं से पूछ लूँगा मैं। 2017 में 49.05% वोट मिला था बीजेपी को, कांग्रेस को 41.44% वोट मिला था, आपको 0.10% मिला था और अदर्स को 9.51% मिला था। अगर ये जो हम एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं इसका सीधा मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा जो वोट शेयर है वो कांग्रेस पार्टी का गिरा है, उसके बाद जो थोड़ा माल खींचा गया है वो अदर्स से खींचा है आम आदमी पार्टी ने, और 2% बीजेपी से खींचा है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है और मैं ऑन एयर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मेरे ख्याल से वोट से 50% से ऊपर जाएगा। एग्जिट पोल्स को डिफाई करेगी बीजेपी, और हो सकता है नंबर ऑफ सीट्स उनकी 138 या 140 रहें, लेकिन वो 50%, ये मेरा मानना है 50% से ऊपर जाएगा। ये मेरा असेसमेंट है जो मैं गुजरात घूमने गया था। बहरहाल ये एग्जिट पोल है हमारे जो हम बता रहे हैं, लेकिन अगर इन एग्जिट पोल को देखें महेंद्र जी, तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो कांग्रेस को हो रहा है। और दूसरी बात ये कि जो अर्बन रूरल वोटिंग की हम बात कर रहे हैं, हमारे देश की रिपोर्ट है कि अगले 20 साल में इस देश की 60% से ज़्यादा आबादी शहरों में रहेगी। अगर कांग्रेस गांव की पार्टी है तो कांग्रेस इतिहास की पार्टी है, भविष्य की पार्टी नहीं है महेंद्र जी। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि गुजरात में जो ग्रामीण इलाके हैं या जो ट्राइबल इलाके हैं वहां पे कांग्रेस गेन करेगी, लेकिन मैं शुरू से बोल रहा हूं कांग्रेस ने वो प्रयास नहीं किया। पिछले 27 सालों में कार्तिकेय कांग्रेस ने करीब 36-37% से लेके 41% तक कांग्रेस का वोट शेयर रहा है गुजरात में। लेकिन कांग्रेस को इस बार जिस तरीके से कोशिश करनी चाहिए थी, जैसे पिछली बार भी चुनाव लड़ा था कांग्रेस वो करने में सफल नहीं रही है। और अगर आप उन ट्रेडिशनल वोट बैंक पे अगर आप जाते हैं या वो उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाले वोट बैंक पे आप जाते हैं तो निश्चित रूप से आप फ्यूचर में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा राजनीतिक रूप से। इसका मतलब आपकी जो राजनीति है, आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, वो फ्यूचर को देख के नहीं है, भारत के भविष्य को देख के नहीं है कि किस तरीके से आप जो है भारत में जो एक बहुत बड़ा जो अर्बनाइजेशन हो रहा है या जो शहरों में लोग आ रहे हैं उनकी अलग समस्याएं हैं, और जिस तरीके से आपने इन समस्याओं को समझने की कोशिश की और उसको दिल्ली में उसका लाभ मिला, और वही यूएसपी आपने कोशिश की है गुजरात में। हालांकि गुजरात में शुरू से हम लोगों को लग रहा था कि बहुत अच्छा प्रदर्शन आप नहीं करेगी, जैसा कि ये सर्वे भी बता रहा है कि 3 से 5 सीट ही मिलेगी। मुझे ये भी नहीं लगता है। मुझे लगता है कि आप शायद सूरत में अपना खाता खोलने में सफल हो जाए, वरना ऐसा कहीं कुछ नहीं होता दिखाई देगा, उसको 5 सीटें मिलेंगी।
तो ये कांग्रेस को अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है, जो जो अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से चुनाव लड़े जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अगर उसको चुनौती देनी है तो कांग्रेस को अपनी रणनीति को बदलना होगा। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी, नहीं है कि जो बहन जी, ऐसा लग रहा था कांग्रेस पार्टी टहलते हुए पहुंच गई है गुजरात। कहीं लग नहीं रहा था कि उन्होंने फाइट दी है। और मैं आपको बताऊं कि वहां दो चीजें बड़ी साफ थी। बीजेपी की तरफ से केवल नरेंद्र मोदी थे और कांग्रेस की तरफ से फेसलेस उनके वर्कर थे, बीच में कोई नहीं था। हाँ, पर आम आदमी पार्टी के जो फिगर्स आ रहे हैं 12%, ये खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी। क्योंकि इससे पहले जो पोल्स आए थे, गुजरात में लोगों का मानना है कि ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, कहीं कांग्रेस के साथ वो ना हो जाए जो पश्चिम बंगाल में हुआ। बी टीम मानने लगे आपको लेफ्ट की, और धड़ाक से एकदम ममता बनर्जी आ गई। अब मैं दिल्ली की तरफ रुख करता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर संदीपन भी जुड़ गए हैं। संदीपन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एमसीडी के अब अगर आप देखिए तो एमसीडी में सरकार आप बना रही है। बीजेपी 92-96, आप 140-150, कांग्रेस 6 से 10। यहां मेरा मानना है, जैसे मैंने गुजरात में बोला कि ये मेरा मानना था कि सीट चाहे कितनी भी हो, 50% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे गुजरात में। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, अपर फिगर क्रॉस कर सकती है 150 का, बीजेपी को मुश्किल होगी। पहला रिएक्शन आपसे संदीपन, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 15 साल की इनकम्बेंसी तोड़ती हुई दिख रही है, क्या बोलेंगे? योर थॉट्स बताइए। नहीं, एक्सपेक्टेड लाइंस पे रिजल्ट, क्योंकि पहले से ही दिख रहा था कि आम आदमी पार्टी एमसीडी के स्तर पे काफ़ी स्ट्रांग है, और इसीलिए बीजेपी की तरफ से काफ़ी डिले किया जा रहा था पोल को, कई तरीके के डिलेइंग प्रोसीजर्स लाए गए थे। तो इससे दिख रहा था कि बीजेपी किसी तरीके से थोड़ा कंफ्यूज भी थी और थोड़ा इनसिक्योर भी थी व्हेन इट कम्स टू द आउटकम ऑफ द पोल्स। तो एकदम साफ दिख रहा है कि बीजेपी की जो शंका थी, जो उनको आशंका थी, वो बिल्कुल सही साबित हुई, और आम आदमी पार्टी ने अपना होल्ड ग्रास रूट लेवल पे और ग्राउंड लेवल पे काफ़ी मजबूत किया है। तो इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है। अच्छी बात हालांकि बीजेपी की तरफ से है कि उनको 92-96 सीट्स मिल रही है, जो कि अगर आप कंपेयर करेंगे जो विधानसभा चुनाव में होता है उसके बनिस्बत काफ़ी अच्छी मात्रा में उनको सीट्स मिल रही है, तो ये अच्छी है। लेकिन कांग्रेस एज यूजुअल 0 पे रहती है, विधानसभा में भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 ही है, तो नथिंग अनएक्सपेक्टेड हियर। सुनील जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने मुकाबला किया भारतीय जनता पार्टी का, इससे एक चीज़ साफ है, बीजेपी को राजनीतिक टक्कर दी जा सकती है, बीजेपी को चुनावों में हराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। आप बताइए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्लिक क्यों कर रही है बार बार, और बीजेपी बार बार क्यों फेल हो रही है? जी, यही अब दिल्ली की जनता विधानसभा में प्रचंड बहुमत देती है आम आदमी पार्टी को। आपके इस सर्वे के अनुसार एमसीडी में भी जिता रही है, और यही दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें बीजेपी को दे देती है। प्रश्न ये नहीं, देखिए बीजेपी को हराया जा सकता है, किस राज्य में बीजेपी नहीं आ रही है? बंगाल में आ रही है, बिहार में आ रही है, झारखंड में आ रही है, राजस्थान में आ रही है, मध्य प्रदेश में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है, तमिलनाडु में आ रही है, केरल में आ रही है, मतलब कहाँ नहीं आ रही है? ये हारी नहीं है तो उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही है। एक हिंदी के 3-4 बेल्ट है जो आ नहीं, किस साल चुनाव नहीं आ रही है 2014 के बाद से? ये तो केवल ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको हराया नहीं जा सकता। हाँ, ये जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि गुजरात में जो यह आपको दिखाई पड़ रहा है, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं, लेकिन जो आप इसको दिखाई दे रहे हैं, इसका अगर ऐसा होता है तो इसमें सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की निष्क्रियता उस राज्य में। अगर 5 साल अगर आप में विपक्ष में रहेंगे और विपक्ष क्या भूमिका अदा नहीं करेंगे तो आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा। आप जैसे आम आदमी पार्टी को आप 12% वोट दे रहे हैं, देखते तुमसे मैं इससे सहमत नहीं, और यह जो वोट डैमेज करेगी वह शहरी इलाकों में वोट डैमेज करेगी जो बीजेपी का वोट है। लेकिन बावजूद इसके अगर आप राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं होंगे, लोगों के साथ अगर आप खड़े नहीं होंगे, सरकार के खिलाफ अगर आप एक माहौल बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो लोग चल करके आपको वोट देने वाले नहीं हैं। जिन जिन राज्यों में बीजेपी हारी है वहां लोगों ने संघर्ष किया है, लोगों ने बताने की कोशिश की है कि बीजेपी के नफा नुकसान क्या है, और लोगों ने उसको समझा। इसलिए अच्छा, दूसरी चीज की जब मैं कहता हूं कि सूरत की बात लोग करते हैं, सूरत में 22% लोगों ने वोट दिया था आम आदमी पार्टी को, लेकिन मेरा यह मानना है कि 2% वोट भी नहीं मिलेगा विधानसभा के चुनाव।
आदमी की प्रवृत्ति बदल जाती है जब वो पार्षद को चुनता है और सरकार को चुनता है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने चुनाव आते आते, आम आदमी पार्टी अगर आप याद कीजिए, जो चुनाव की घोषणा के पहले जो इन्होंने माहौल बनाया था, इक्को मुद्दों को लेकर के आया, और चुनाव आते आते वो लक्ष्मी गणेश पर आ गए, और उसके बाद जब और नजदीक आया तो एमसीडी के चुनाव घोषित हुए, पूरे अपने रिसोर्स समेट करके दिल्ली चले गए। तो एक बड़ा मैसेज लोगों के बीच गया डाउन द लाइन कि ये सीरियस नहीं है, ये केवल आकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसलिए हम अपने मूल, जो मेरा मूल है, उसको छोड़ने की में कितना नफा है कितना नुकसान है। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कोई गुजरात में माहौल बना पाएगी, लेकिन लोगों के मतों, क्योंकि लोगों के ये एमसीडी का इलेक्शन जो आप बता रहे हैं, एमसीडी के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गजब तरह का एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि हर आदमी वहां पर एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संतुष्ट है, जिससे बात कीजिए वही संतुष्ट है, क्योंकि छोटी मोटी जरूरतें लोगों को पड़ती रहती हैं और उनके कामकाज को लेकर के लोगों को एक नाराजगी थी। और एक जो आम आदमी पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर है, उसकी बड़ी तादाद है वहां पर। हालांकि ये तो जो दक्षिण दिल्ली का विधानसभा क्षेत्र होता है वहां भी जीत जाते हैं, जिसको आप कहते हैं बहुत इलीट क्लास के लोग रहते हैं वहां एकदम। तो मेरा मानना कि यह केवल एक एंटी इनकम्बेंसी है गुजरात, नई दिल्ली में एमसीडी को लेकर के, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। जी महेंद्र जी, एक चीज तो साफ होती है, दिल्ली में अगर दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीतती है तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि 2 चुनावों के बीच पे इस चुनाव का इनॉग्रेशन हुआ था, घोषणा बीच में की गई थी, कई लोगों ने बोला डाइवर्जन है, उसके बीच में आम आदमी पार्टी खूब लड़ी और कई करप्शन के चार्जेस, हमने कितनी चर्चा की, ना कूड़े पे बात हुई, ना हवा पे बात हुई, करप्शन पे बात हुई। तो यहाँ तो आम आदमी पार्टी खूब लड़ी। लेकिन अगर मैं अपने एग्जिट पोल के जो मार्जिन है, मैं उस मार्जिन को 12% को 9% टू मैं 11% भी मानता हूँ, तो महेंद्र जी इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम आम आदमी पार्टी, जो एक रीजनल पार्टी नहीं है बाकी पार्टियों की तरह, शॉविनिस्ट रीजनल पार्टी जिसे हम शब्द कह सकते हैं, जो एक रीजनल सेंटिमेंट्स पे खड़ी होती है, भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी पार्टी होगी जो वॉलंटियर बेस्ड सिस्टम पे और एक जितना भी उनका फ्लेक्सिबल विचारधारा का ढांचा है, फ्लेक्सिबल बोलता हूँ क्योंकि वो हनुमान जी से लक्ष्मी गणेश और लक्ष्मी गणेश से गांधी जी और गांधी जी से भगत सिंह एकदम घूम जाता है, राष्ट्रीय पार्टी तो बन गई। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की अगर हम जो है राजनीतिक स्ट्रेटजी को देखें तो पूरी की पूरी उसकी कोशिश है कि कांग्रेस ने जो एक अपोजिशन का पॉलिटिकल स्पेस छोड़ दिया है, जहां मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा, संजय सिंह की बाइट सुन लेते हैं जी, फिर वापस आऊंगा आपके पास। पोल के नतीजे जो आएंगे वो ज्यादा सही और सटीक होंगे। सर, हिमाचल में कांग्रेस प्रतीक्षा कीजिए, आपके हिसाब से सर कितनी सीटें आएंगी तीनों जगह? देखिए, मैं कोई इस चुनाव का सर्वे नहीं करता हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी कभी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में नहीं आई। आम आदमी पार्टी हमेशा चुनाव में प्रचंड जीत लेके आई। दिल्ली में हमें कभी एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल में ज़्यादा सीटें नहीं दी गई। इसी तरह से पंजाब में हमें कभी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में ज़्यादा सीटें नहीं दी गई, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो प्रचंड बहुमत से हम लोग जीते। तो इसलिए मुझे लगता है कि 8 दिसंबर का इंतज़ार करना चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए। गुजरात के लोगों का खास तौर से जो फैसला है वो बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आपने देखा कि संजय सिंह कह रहे हैं कि मार्जिन ऊपर आएगी। महेंद्र जी। हाँ, तो जहां पे भी मैं बार बार इस बात को आपके शो में मैंने कहा है कि जो कांग्रेस का अपोजिशन का एक पॉलिटिकल स्पेस है, जहां पे भी कांग्रेस वो स्पेस खोती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी वहीं एंट्री करने की कोशिश कर रही है। और उनकी पूरी की पूरी रणनीति यही है कि जो कांग्रेस पार्टी का स्पेस है उसको हम कब्जा कर लें, और ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है, चाहे वो गुजरात हो, एमसीडी। आप देखिए कि एमसीडी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो जुझारू नेतृत्व नहीं है जो कभी मदन लाल खुराना या साहेब सिंह वर्मा के रूप में उनके पास होता था। आज भारतीय जनता पार्टी के पास वो फेस नहीं है। हाँ, वो और
प्रधानमंत्री मोदी जितनी कोशिश बाकी राज्यों में करते हैं, कोशिश करते हैं, उतना फोकस उनका दिल्ली में नहीं रहता है, क्योंकि उनको शायद ये एहसास है कि ये जो दिल्ली की राजनीति है वो एक अलग राजनीति है। यहाँ पे हम बात करते हैं, हालांकि कॉस्मोपॉलिटन है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन दिल्ली एक अजीब सा जो है मिक्स है, जो जहाँ पे अर्बन के साथ साथ जो रूरल इलाके हैं दिल्ली के, चाहे वो आप आउटर दिल्ली के इलाके हों जहां पे साहेब सिंह वर्मा कभी बहुत बड़ी हस्ती हुआ करते थे, या उसके पहले हम कांग्रेस में देखें तो राम बाबू शर्मा, जगदीश टाइटलर, हरकिशन ये लोग होते थे, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास वो लीडरशिप की कमी है। और इसी वजह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस की पॉलिटिकल स्पेस था जिसपे उसने कब्जा किया है, उसको बनाए रखने में भारतीय जनता पार्टी कहीं कामयाब होती नहीं दिख रही है। लेकिन गुजरात में ये कांग्रेस के लिए बहुत ही चिंता की बात है कि जिस तरीके से जो भी वोट शेयर जो सर्वे के अनुसार आ रहा है 10%, 12% जो भी है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिस तरीके से उन्होंने महीन जी, जयराम ठाकुर की पहले हमारे पास एग्जिट पोल्स आ रहे हैं एक्सिस के, वो भी दिखाएंगे और जयराम ठाकुर की बाइट भी सुनते हैं। कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, 1-2 सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। मैं समझता हूँ कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब तक परिणाम नहीं आया है उस पर हम ज़्यादा बोलें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और जो हमारा भी अपना आकलन है, जो सब पूरा स्टेट से हमने अलग अलग अपने सिस्टम से लिया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है और बहुत आराम से सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। सर, एग्जिट पोल देख के थोड़ी संतुष्टि हो रही है? निश्चित रूप से जब अधिकांश सर्वे में एक ही बात आ रही है एग्जिट पोल में कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और सरकार बन रही है, मैं निश्चित रूप से इस बात से संतुष्ट हूँ। आखिरी सवाल सर, गुजरात में क्लियर विन दिखा रहे हैं बीजेपी की एग्जिट पोल। ये स्वाभाविक रूप से गुजरात एक तरफा चुनाव है, वहाँ दूसरी पार्टियां वहाँ पर बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। कांग्रेस बहुत नीचे आएगी, आम आदमी पार्टी थोड़ा सा अपने वोट लेगी जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पार्टियां बहुत पीछे रह जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ ऐतिहासिक जीत होने वाली है। हमने भी वहाँ पर चुनाव में जाकर के देखा कि बहुत जबरदस्त माहौल है। धन्यवाद। और आइए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास विभिन्न एजेंसियों से जो एग्जिट पोल हिमाचल के हुए हैं वो भी हमारे पास आ रहे हैं। मैं आपको एक्सिस के एग्जिट पोल के बारे में बता रहा हूं, उसके बाद TV9 का भी होगा। लेकिन जो भी एक्सिस का एग्जिट पोल है, जो दूसरे ब्रॉडकास्ट कंपनीज ने प्रसारित किया है, उसमें मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 24 से 34 सीट, कांग्रेस को 30 से 40 सीट, आपको 0 सीट और अदर्स को 8। तो बलबीर जी, मैं आपके पास सीधे आऊँगा। ये जो रिजल्ट हैं, इससे तो साफ पता लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी आराम से हिमाचल प्रदेश में। एक जो हिमाचल प्रदेश का जो मतदाता का एक इतिहास रहा है पिछले 40 सालों से, तो इस अनुमान को देख के, इस एग्जिट पोल को देख के लगता है कि उन्होंने फिर से अपने इतिहास को दोहराया है। हालांकि प्रयास तो हुए बहुत ज्यादा कि सरकार रिवाज बदले और सरकार बदले, लेकिन जो अभी तक जो जिस तरह से दिखाया जा रहा है, तो कांटे की टक्कर में ये अभी भी, मैं जैसे पहले कहा था कि मुकाबला कांटे का हुआ है, बहुत एक तरफा मुकाबला नहीं है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में 5 साल के बाद जो सत्ता विरोधी लहर होती है और जो कर्मचारियों का एक इशू OPS का है, अगर वास्तव में ये एग्जिट पोल सही निकलते हैं तो मैं कह सकता हूं कि OPS जो है वो अपना काम कर गया। हमारे साथ डैनियल फ्रांसिस भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मुझे डैनियल बताइए, ठीक है, रिवाज तो चलता रहता है, बीजेपी ने कहा कि रिवाज बदलिए और कांग्रेस ने बोला हम ही हैं ऑल्टरनेटिव। क्या काम किया कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल पे कि एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बन रही है? कांग्रेस पार्टी ने
क्या काम किया इसकी चर्चा होने से पहले बीजेपी ने क्या काम किया इसकी भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी में जो हमने देखा कि बीजेपी जब एंटी इनकम्बेंसी की तरफ जाती है तब वो बहुत सारे नेताओं को बदल देती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स बदल देती है। एक छोटे राज्य में इसका एक उल्टा परिणाम होता हुआ दिख रहा है। और जैसे हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुद एक रिबेल्स के साथ बात कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, और लेकिन कुछ रिबेल्स माने नहीं। छोटा स्टेट है, मार्जिन बहुत छोटा होता है, इसमें छोटे मार्जिन पे खेल खत्म हो सकता है, और वही बात हो गई। और दूसरी बात है कि अन्य राज्यों की तरह बीजेपी के पास जो मुख्यमंत्री का नेतृत्व था वो लोगों के बीच अपनी जगह बना नहीं पाया, तो ये प्रो गवर्नेंस की तो लहर वहां पर थी नहीं। दूसरी बात है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और बीजेपी का जो अपना एक समीकरण बैठना चाहिए था वो नहीं बैठा, और कांग्रेस पीछे की तरफ से अब एक छोटे छोटे एक लोकल लेवल पे बहुत अच्छा काम करने लगी। कांग्रेस ने इलेक्शन को लोकल कर दिया, उसने एक स्टेट वाइड कैंपेन नहीं चलाया, और हर एक विधानसभा क्षेत्र के अपने कुछ विषय रहे, उनको हाईलाइट करते हुए कांग्रेस कछुए की चाल से आगे जाते हुए दिख रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस इलेक्शन में मोदी को भी विषय नहीं बनाया और प्राइम मिनिस्टर को भी कैंडिडेट नहीं किया। सरकार की नीतियां, सरकार के कार्यक्रम और गवर्नेंस और लोकल इश्यूज को इशू बनाकर एक अच्छी स्ट्रेटेजी खेलकर कांग्रेस मुझे लगता है आगे निकल गई। मतलब अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो राहुल गांधी को जिसे कह सकते हैं ना कि श्रेय नहीं मिला राजनीति में, कैंपेन किया, चुनाव जीते तो श्रेय मुख्यमंत्री को चला जाता था। जब कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जीते थे तो श्रेय सिद्धरमैया को चला गया था कर्नाटक में, हिमाचल में वीरभद्र जी को चला गया था। आपको नहीं लगता कि प्रियंका की किस्मत चमक जाएगी? राही शुक्ला भेजे थे उन्होंने, ना 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 संदीप सिंह पहुंचे हुए थे। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कार्तिकेय, के श्रेय जाना चाहिए लोकल लीडरशिप को, और कहीं पर भी बिना लोकल लीडरशिप के कोई भी पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकती। बड़े नेता होते हैं, उत्तर प्रदेश में बड़े नेता मोदी हैं, लेकिन जितना काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गवर्नेंस में और अपनी राजनीति में किया उसका भी फायदा उनको हुआ। नेशनल पार्टीज में एक कांग्रेस का सबसे बड़ा आज की तारीख में जो ड्रॉबैक है, जो कमजोरी है, कि उनके पास रीजनल लीडरशिप बहुत कमजोर है हर जगह। अगर हम ये दो राज्यों में जहां पे वो पावर में हम देखेंगे तो आप देखिए कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जो लोकल लीडर्स है वो सशक्त लीडर्स है, स्ट्रांग लीडर्स है, गहलोत के रूप में या फिर बघेल के रूप में। लेकिन जहां जहां भी कांग्रेस है, कर्नाटक में जैसे है, वहां पे सिद्धरमैया है, डीके शिवकुमार है, वहां पे आपको कांग्रेस जिंदा दिखती है जी। लेकिन अन्य राज्यों में कांग्रेस मरी हुई क्यों दिखती है? क्योंकि लोकल लीडरशिप है नहीं। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता कौन है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नेता कौन है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेता कौन है? अगर आप देखने गए तो ओडिशा का सबसे बड़ा नेता कौन है? तो लीडरशिप नहीं है, इसके लिए वहां पे इलेक्शन हारती है। और कांग्रेस को राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को श्रेय देने से अच्छा लोकल लीडरशिप को श्रेय देना चाहिए। और ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब तक लोकल लीडरशिप को आप बढ़ावा नहीं देते, अगर कांग्रेस गुजरात में एक मुख्यमंत्री का चेहरा देती थी और उसके नेतृत्व में एक ऑल्टरनेटिव देती थी, तो कोई भी मुख्यमंत्री के चेहरे के सामने एक अच्छी कैंपेन खड़ी कर सकते थे, लेकिन खड़ी कर नहीं पाए। एक छोटी से छोटी पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी, उन्होंने भी एक मुख्यमंत्री का चेहरा दिया था। हमारे साथ संजीव सिंह जुड़ गए हैं देहरादून से, वरिष्ठ पत्रकार। संजीव, मुझे बताइए कि कितनी बड़ी खतरे की घंटी है कांग्रेस पार्टी की? हमारे एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर तो घट ही रहा है, पर आम आदमी पार्टी का वोट शेयर डबल डिजिट पे है, 12% पे है गुजरात में। कार्तिकेय, ये चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि जो अभी स्थिति गुजरात में है, ये जो 90 के दशक में जो शुरुआती दौर में जो राजनीति हो रही थी गुजरात में, उससे बड़ा मेल खाती है। तब बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा था और जनता दल का ग्राफ गिर रहा था। अभी हम कांग्रेस को उस समय की जनता दल माने और आम आदमी पार्टी को उस समय की भाजपा माने।
जो हम अभी देख रहे हैं उससे एकदम क्लियर है। देखिए, पिछले इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर 50%, करीबन 50% था, और कांग्रेस का वोट शेयर 42% के आसपास था। इसीलिए 99 और 77 का खेल हुआ। लेकिन 57 ऐसी सीटें थी जो 5% के कम वोट से जीती गई, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 सीट्स बड़े कम मार्जिन से जीती गई। और आप हिस्टोरिकली देख लीजिए तो कांग्रेस का जो वोट शेयर होता है, जिस परसेंट से वो सीटें जीतती है, उसका एवरेज अगर आप पिछले इलेक्शन करें तो 8% से जीत रही है। वही एवरेज बीजेपी के लिए 16%। तो अगर आम आदमी पार्टी वोट काटती है तो उसमें कांग्रेस की सीटें ज्यादा गिरने की उम्मीद है, और यही आपके ये जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये भी क्लियर दिख रहा है। हालांकि 45 और कांग्रेस हमें फिर भी ज्यादा लग रहा है। आई थिंक बीजेपी कैन विन मोर सीट्स। तो वो ट्रेंड क्लियर है कि वोट शेयर बीजेपी का लगभग बरकरार है, 2-3% ही गिरा है, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर करीबन 8 से 10% गिरा है, और ये वोट शेयर जो गिरा है ये सीधे आम आदमी पार्टी के खाते में जा रहा है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ज्यादा सीट्स कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन वो जिस तरह से कांग्रेस के वोट शेयर को दीमक की तरह खा रही है, उससे एक चीज क्लियर है कि इस इलेक्शन में भले ही बीजेपी 130 सीट जीत जाए, लेकिन जो 2027 का चुनाव होगा, अगर यही ट्रेंड्स चलते रहे तो लड़ाई भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में। आपको लगता है संदीपन, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे TV9 के एग्जिट पोल हैं वो थोड़े कॉन्ट्ररी हैं। एक्सिस के अलग थे जिसपे कांग्रेस को स्ट्रेट लीड दी गई थी, जो मैंने आपको बताया। जो हमारे पोल्स हैं उसमें बीजेपी को 33, कांग्रेस को 31, आपको 0 और अदर्स को 4 दिए जा रहे हैं। यानी कुछ एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि क्लोज फाइट है, और कुछ एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है हिमाचल प्रदेश में। मतलब मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस लड़ती दिख रही है, जो गुजरात और क्या बोलते हैं MCD एग्जिट पोल में साफ दिख रहा है कि दूर दूर तक कहीं नहीं है। संदीपन, देखिए, हिमाचल में एक तो आप ये देखिए कि बीजेपी को जो नेचुरल एडवांटेज होता है पोलराइजेशन का, वो नहीं मिलता है। इस कारण कांग्रेस ऑटोमेटिकली वहाँ फाइट में आ जाती है। और दूसरा कारण ये है कि जैसा हमारे से पहले बता रहे थे कि वहाँ पे सरकारी कर्मचारी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और सरकारी कर्मचारी अमूमन सरकार से नाराज ही रहता है, कोई ना कोई कारण होता है। अब इस बार जो पेंशन स्कीम का कारण है वो है, तो इस कारण हिमाचल में जनरली सरकारें बदलती रहती है। कभी आपने देखा रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी है हमेशा से हिमाचल में, कभी बीजेपी आ जाती है, कभी कांग्रेस आ जाती है, और मुझे लग रहा है कि वही सब चल रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ कांग्रेस के पास, सिर्फ जो इस बार मुझे लग रही है वो ये है कि कांग्रेस के पास वेल डिफाइंड लीडरशिप नहीं थी हिमाचल में। किसी ज़माने में राजा वीरभद्र सिंह हुआ करते थे, विद्या स्टोक्स हुआ करती थी, और अब मजाक लगता है लेकिन किसी ज़माने में सुखराम भी हुआ करते थे। अब ऐसे लीडर्स नहीं है हिमाचल में जिनको आप ऑटोमेटिकली रिकॉल कर सकें। तो जो अगर कांग्रेस अगर दरवाजे तक आके वापस जा सकती है, अगर जैसे कुछ एग्जिट पोल बता रहे हैं कि 34, 33 आ जाए, तो उसका कारण सिर्फ एक ही होगा कि कांग्रेस के पास एक वेल डिफाइंड चेहरा हिमाचल में नहीं है, और ऐसा कोई लीडर नहीं है जो राजा वीरभद्र सिंह की जगह को ले सका हो। तो मुझे लगता है वो एक ही कारण हो सकता है जिसके कारण कांग्रेस पीछे रह जाए। बाकी हालात जो हैं, जो नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है, इस बार कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, और कांग्रेस को मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। अब वो 35 होगा या 38 होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन माहौल जो है वो कांग्रेस के फेवर में है, और वो कितना उसको कैपिटलाइज कर पाएंगे वो देखना पड़ेगा इसमें। लेकिन इन चुनावों में पंकज एक चीज़ बड़ी साफ दिख रही है, अगर हम जिसे कहते हैं ना इलेक्टोरल कैकोफनी, नॉइस को किनारे कर दें, तो एक चीज़ साफ है, दिल्ली में लोगों को परिवर्तन चाहिए। कितना करप्शन का मामला हुआ, तमाम चीज़ें हुई, ईडी की रेड हुई, कुछ हुई, लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार एक हो गया, वो एक एग्जिट पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी को दिया, ठीक है, वो हमारे एग्जिट पोल के अनुसार है, आम आदमी पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का वो है अमानत वाली, जो आपने बात बोली कि वहाँ दंगा नहीं हुआ इतने साल से, वो एक फैक्टर है। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी का रहना ज़रूरी है, चाहे कितनी चीफ मिनिस्टर बदल दीजिए या पूरी की पूरी सरकार को आप बाहर कर दीजिए। तीसरा एक हिमाचल प्रदेश है, इलेक्शन लोकल लेवल पर लड़ा कांग्रेस पार्टी ने, दमखम से लड़ा, वहाँ आप लड़ते हुए दिखे। यानी कहीं ना कहीं वोटर्स जिन चीज़ों पे वोट देने आता है बड़ी सिंपल और बेसिक होती हैं, वो दे आर वेरी सिंपल एंड बेसिक इन नेचर, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कारण यह है कि वोटर्स चाहता है कि उसका रिप्रेजेंटेटिव उससे कनेक्टेड रहे, और उसके जो इश्यूज हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के जो इश्यूज हैं, उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जा सके।
ये ठीक बात है कि कुछ चुनाव में हम देखते हैं कि भावनात्मक मुद्दे भी पूरे चुनाव को बदल देते हैं, लेकिन आप हिमाचल में देखें तो अगर ये बीजेपी के पक्ष में नहीं जाता है, क्योंकि बीजेपी ने क्या किया था कि रिपीट स्कीम, रिपीट सरकार का एक नारा दिया था, खुद मुख्यमंत्री ने दिया था, लेकिन वहां पर बीजेपी ने जो किया 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार चेंज कर दिए। अब वो 21 उम्मीदवार बीजेपी के विरोध में ही खड़े हो गए, जिस विरोधी को शांत करने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई। दूसरा जो इनके विरोध में जाता है वो ये है कि आप ये देख लीजिए कि सरकारी कर्मचारी, उनके पास प्रियंका गांधी पहुंचती हैं, तमाम कांग्रेस की लीडरशिप पहुंचती है और ये कहती है कि पहले कैबिनेट मीटिंग में हम फैसला करेंगे कि पुराना पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। और आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां पहुंचते और उन्होंने कह दिया कि हमने अपने स्टेट में कर भी दिया है। पूरे हिमाचल में चुनाव के दरमियान ये कोडवर्ड चला ओम प्रकाश शर्मा, जिसको हम ओपीएस स्कीम कहते हैं, और ओम प्रकाश शर्मा एक टीचर था जिसका ट्रांसफर कर दिया गया बाद में। वहाँ का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, उसके इंटरवेंशन के बाद उसको मनचाहा जगह मिला। सवाल ये उठता है कि अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सरकारी कर्मचारी के पेंशन का मुद्दा हो, और साथ ही साथ ऐसा लीडर जो लगातार जनता के बीच में रहा हो, आप उसको हटाते हैं हिमाचल जैसे छोटे राज्य में, और आपको लगता है कि ऐसा कर आप एंटी इनकम्बेंसी हटा पाएंगे, तो ये सक्सेसफुल होता हुआ नज़र वहाँ पर नहीं आ रहा है। और शायद यही वजह है कि इतने बड़े नेता, प्रधानमंत्री, तमाम उनका कैबिनेट, खासतौर पर 2 बड़े नेता नड्डा, अनुराग ठाकुर समेत लगातार वहां पर लोग डटे रहे। उसके बावजूद भी जो और सारे एग्जिट पोल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि इनके पक्ष में रिजल्ट जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये बात और है कि जो हमारा एग्जिट पोल है वो दिखा रहा है कि कांटे की टक्कर है, तो कांटे की टक्कर आप मान लें जिसमें मार्जिनल एरर हो सकता है। अगर 2% इधर उधर हुआ तो बीजेपी हार जाएगी, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, हम अपने ओपिनियन पोल को ट्रस्ट करते हैं तो भी। तो उसके बावजूद भी ये दिखाई पड़ता है कि पिछली बार देखिए 44-21, इस बार 33-31 जो हम एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं। मतलब साफ है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, बागी फैक्टर, ओपीएस, और साथ ही साथ इस गवर्नमेंट में पेपर लीक से लेकर के कई ऐसे करप्शन के इश्यूज भी उछले हैं जो कि जनता के बीच में ये मुद्दा था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने ये अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादे भी किए हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री जनता को देने जा रही है। तो जाहिर तौर पर ये जो आम आदमी पार्टी जो करती है वो कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भी किया है। तो ये सारे फैक्टर्स बीजेपी के विरोध जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपर एज है। कांग्रेस को अपर एज है। आइए हम एक बार एमसीडी की पोल्स पे आते हैं। संजीव, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, मुझे बताइए कि ये 15 साल का जो शासन है आपके अनुसार, ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से जीतती हुई क्यों नजर आ रही है? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो है कि फटीग फैक्टर, बहुत सालों से बीजेपी एमसीडी पे राज कर रही है, और आप भी बेहतर जानते हैं कि कांग्रेस के टाइम में भी भले ही सरकार कांग्रेस की थी, एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा था। दूसरी चीज ये है कि जब ये चुनाव आता है ना, तो उसमें सारी पार्टियां कमियां गिनाने लगती कि दिल्ली में ये नहीं है, दिल्ली में ये नहीं है, दिल्ली में उस चीज की कमी है, लेकिन उसका सोल्यूशन कोई नहीं देता। और बीजेपी ने यही गलती इस बार भी कर दी कि प्रॉब्लम्स को गिनाने लगी और आम आदमी पार्टी के मत्थे डालने लगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कुछ चीजें की हैं जिससे उनको फायदा हुआ है। जैसे कि आप ले लीजिए कि सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने योगा की क्लास शुरू करा, उसके बाद उन्होंने ओपन पार्क में जिम लगा दी। इससे किसको फायदा हो रहा है? तो जो अर्बन वोटर है, जो आरडब्ल्यूएस में जो कॉलोनीज में रहते हैं, उनमें भी एक चेंज आया। जब ये पूरा कोविड का दौर चल रहा था, उस टाइम पे उन्होंने आरडब्ल्यूएस से बात करके वैक्सीनेशन ऑर्गेनाइज कराए सीनियर सिटीजन के लिए। अब आप देखें कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो घर बैठे आप ऑनलाइन लर्नर्स लाइसेंस बना सकते हैं। तो उस तरह की चीजें उन्होंने शुरू की जिसका इम्पैक्ट एक पढ़े लिखे वोटर पर भी पड़ा। तो उस वजह से,
और 15 साल बीजेपी रही है, तो लोग चाहते हैं कि दे वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। और आम आदमी पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो नई चीजें दे वांट टू ब्रिंग, वो चाहते हैं कि सर्विस हमारे डोर स्टेप पर आए। तो इसीलिए लोग शायद एक बार उनको ट्राई करना चाहते हैं कि क्या वाकई में वो ये सर्विस डोर स्टेप ला सकते हैं। अगर वो सर्विस डोर स्टेप पर ले आए तो जैसे वो दिल्ली में राज कर रहे हैं, हो सकता है एमसीडी पर भी उनका राज हो जाए। बट दैट्स अ बिग इफ, एंड ये कारण है जिस वजह से आम आदमी पार्टी अच्छा करती हुई दिख रही है। महेंद्र जी, आपने नोटिस किया होगा कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के डबल इंजन को चुरा लिया। हमारी जो चर्चा हुई थी फ्राइडे को, तो उस पर वो आपको याद हो प्रवक्ता कह रहे थे हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए, यानी दिल्ली और एमसीडी दोनों की चाहिए। तो कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें तो ये तो आम आदमी पार्टी जिसे कहते हैं कि जो कहते थे दुनिया में चाइनीज़ कर लेते हैं, अपना नहीं बनाया, अमेरिकन टेक्नोलॉजी क्लोन कर ली, ये बीजेपी की टेक्नोलॉजी क्लोन कर रहे हैं हर लेवल पे। नहीं, देखिए पूरी तरीके से अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को लेके देखें तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी को कॉपी करती है और कोशिश करती है कि उसको और बेहतर बना के उससे एक स्टेप आगे हो जाया जाए। और लेकिन जहां तक एमसीडी का सवाल है, निश्चित रूप से देखिए एमसीडी में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी है और जो दिल्ली की समस्याएं हैं, जो दिल्ली के लोगों की समस्याएं हैं, वो वैसी की वैसी ही हैं। चाहे वो कूड़े की समस्या हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर की समस्या हो, बहुत कुछ किया नहीं भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में अपने आप को रिटेन करने के लिए, क्योंकि एमसीडी की लीडरशिप भी भारतीय जनता पार्टी की जो है वो बहुत प्रभावी नहीं रही। और यही कोशिश थी कि किस तरीके से उसको एक पहले उसको ट्राइफर्केट भी किया गया और कि अपना होल्ड बनाए रखा जाए, आम आदमी पार्टी को क्वेश्चन किया जाए, उनको जो है बैकफुट पे रखा जाए। लेकिन ऐसा करता हुआ, जैसा कि आपका सर्वे दिखा रहा है, भारतीय जनता पार्टी दिख नहीं रही है। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एक जो नेतृत्व होता है, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास वो नेतृत्व नहीं है जो दिल्ली के लोगों को जो अपनी तरफ आकर्षित कर सके, जो ये दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिला सके कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी समस्याओं के साथ खड़े हैं, आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के। और ये 2014 से कोशिश की जा रही है बार बार कि एक ऐसा नेतृत्व खोजा जाए जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में स्थापित करे, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से हम कहें कि नाक में दम कर रखा है भारतीय जनता पार्टी के। यानी एक छोटे से, यानी आप ये कह रहे हैं महेंद्र सिंह जी कि विश्वास की राजनीति के सामने करप्शन के मुद्दे फेल हो जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी विश्वास की राजनीति करते हैं, कितनी बड़ी गलतियां हो जाएं, लोग कहते हैं आदमी तो ठीक है, गुड फेथ में किया है, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो। तो इस दिल्ली के विश्वास की राजनीति में बाकी सब चीजें फेल हो जाती हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं पंकज? फिर मैं डैनियल के पास जाऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, विश्वास प्रधानमंत्री पर है, ना कि लोकल नेताओं पर है। और एमसीडी का चुनाव अलग इसलिए होता है क्योंकि जो खड़ा होता है उससे क्या आम जनता कनेक्ट कर पा रहा है। आप यकीन मानिए, दिल्ली में एमसीडी के नेताओं पर कहीं ज़्यादा करप्शन के आरोप हैं और आम जनता ज़्यादा प्रभावित है। चाहे एक छत ढालने से लेकर के तमाम ऐसी चीज़ों में कॉरपोरेटर्स का दाखिला है जिसको लेकर के जनता परेशान है। अब वो जनता जब टीवी पे देखती है कि तुम स्टिंग में दिखा रहे हो कि वो सोया हुआ है, वो लड्डू खा रहा है, तो उसको लगता है यार वो मंत्री है, खा रहा है, तुम तो रोज हमसे पैसे ले रहे हो, तो तुम हमें दिखा क्यों रहे हो। मुझे लगता है ये परिणाम उसी चीजों का रिफ्लेक्शन है कि तुम हर चीज को वैसे नेताओं को आगे रख करके मत जीतो कि वो बहुत महान है, वो कभी भी कमंडल लेके निकल जाएगा और उसके पीछे तुम जो है हमसे माल उगाही करते रहो। सवाल ये है कि दिल्ली की जनता
ने विश्वास आम आदमी पार्टी पर जताया, क्योंकि उसको लगता है कि इनके जो नेता हैं, भले ही टॉप लेवल पे, देखिए मैं पहले भी आपको कहा था कि जब जनता के पास ये चॉइस होता है बैड और वर्स में क्या चूज करें, तो जनता वही प्रेफर करती है जो उसके लिए फायदेमंद होता है। सवाल यह है कि वो देख रही है, ठीक है आप टीवी पे कुछ भी स्टिंग दिखाते रहिए, लेकिन मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन पार्टी आकर के थोड़ा सा उसको सहूलियत ला सकती है, आसान बना सकती है, करप्शन फ्री कर सकती है। मैं ये नहीं कहता ये पार्टी पूरी करप्ट है, ये पार्टी बिल्कुल करप्ट नहीं है, लेकिन 15 साल के लंबे अंतराल के बाद लोगों ने जो महसूस किया है और जो झेला है, इसीलिए एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को सेलेक्ट किया है। मैं आपको बता सकता हूं, मैं क्योंकि कुछ दिन मैं भी गया था, फील्ड में था, लोगों से बात कर रहा था, आज भी लोग शीला दीक्षित को याद कर रहे थे, उनके काम को याद कर रहे थे, लेकिन क्या है कि कांग्रेस उस तरीके से एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती नजर नहीं आ रही है जो कि विकल्प के तौर पे अपने आप को पेश कर सके। इसलिए लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी बेहतर विकल्प है और ये लोकल मुद्दे हैं, ऐसा हमारा प्रतिनिधि हो जो हमारे बीच रहे, ईमानदार हो, इसलिए आम आदमी पार्टी को सेलेक्ट किया। इसके साथ ही केंद्र में आपकी सरकार और आम आदमी पार्टी के नेता रोज लड़ रहे थे, दिल्ली को हमें पावर दीजिए, फुल स्टेट का दर्जा दीजिए, तमाम तरह की बातें हो रही थी। आप एमसीडी में एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रहे थे, कई दिन जगह जगह पे कूड़े फेंके हुए नजर आ रहे थे, जनता त्राहिमाम कर रही थी। कहने के लिए आपके पास थोड़ी है कि केंद्र में मोदी बैठे हैं, गृह मंत्री बैठे हैं, आप किस पर आरोप लगाएंगे और कब तक आरोप लगाते रहेंगे कि केजरीवाल ये नहीं करने दे रहे हैं, केजरीवाल वो नहीं करने दे रहे हैं। केजरीवाल ये आरोप लगाएं तो शायद जनता इसको मान भी ले, लेकिन बीजेपी आरोप लगाएगी तो अब के समय में कौन मानेगा? मुझे लगता है इसी का परिणाम बीजेपी को एमसीडी इलेक्शन में भुगतना पड़ा। अच्छा, एक चीज़ बताइए डैनियल, ये करप्शन का मुद्दा बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हैं गलत दांव था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि लोकल इलेक्शन में वो करप्शन पे चुनाव लड़ गई। बहुत ही, ये करप्शन का मुद्दा ऐसा मुद्दा था जो जैसे कांग्रेस ने 2019 का चुनाव रफाल पे लड़ लिया, वैसा मुद्दा था ये कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। इन्होंने स्ट्रैटेजी ऐसी कर दी कि केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन केजरीवाल, देखिए दिल्ली का आज हम जो अगर 20-25 साल की राजनीति को देख ले दिल्ली में, तो दिल्ली की जनता ऐसी है कि अगर उनको किसी का काम पसंद आ जाए तो वो सर पे उठाकर चलते हैं 10-10, 15-15 साल। फिर प्याज के दाम से भी वो सरकार गिराने वाले लोग हैं। क्योंकि दिल्ली में जो लोग आते हैं वो किसी एक भाषा या एक प्रांत से नहीं आते, एक अर्बन पॉपुलेशन है और उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी उनकी कैसी है। और जैसे हमने स्टेट गवर्नमेंट देखी, ये तो पूरी एम्पावर्ड स्टेट गवर्नमेंट है नहीं, एक हाई पावर्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही है, लेकिन उस हाई पावर्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम लोगों को पसंद आया है। इस बात को मानना ही पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी का काम उनको पसंद आया है और उन्होंने बार बार रिवॉर्ड किया है। जब वो नेशनल इलेक्शन में जाते हैं वो मोदी को रिवॉर्ड करते हैं। यहाँ पे तो जैसे हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, यहाँ पे इनकी जो नेतृत्व है, इनका जो एक विजन है, किसी पार्टी का अगर सोचने की कोशिश करे कि इन्होंने क्या बताया, ये क्या वादे कर रहे हैं और ये क्या देना चाहते हैं, ये किसी को मालूम नहीं है, किसी को याद नहीं है। लेकिन एक बात मालूम है कि केजरीवाल ने पिछले 7-8 साल में दिल्ली में अच्छा काम किया है, नागरिक सुविधाओं को सुधारने का काम किया है और आम नागरिक इससे खुश है। और जो करप्शन, सत्येंद्र जैन का करप्शन के बारे में बात करते हैं या केजरीवाल के करप्शन या फिर वो एक्साइज पॉलिसी, इससे आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ठेले वाले हो, छोटे लोग हो, मकान बनाने वाले हो, अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले हो, सीलिंग से परेशान जो लोग हैं दिल्ली में, कूड़े से परेशान जो लोग हैं, पोल्यूशन से परेशान जो लोग हैं, उनको ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी जो 15 साल से एमसीडी चल रही थी, उनके पास इन सब चीजों का कोई सोल्यूशन नहीं था और सोल्यूशन नहीं है। और जो लोकल म्युनिसिपल काउंसिलर है जो वो काफी हद तक बदनाम और करप्शन में लिप्त थे और लोगों ने उनको हटाने का मन किया है। मुझे लगता है ये 145 से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर जाएगी आम आदमी पार्टी दिल्ली में। उसका स्वीप है
लेकिन ये स्वीप का एक ही अर्थ है कि केजरीवाल की जो गवर्नेंस है दिल्ली में उसको ये उसको मान्यता देते हुए दिख रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं, मैं बाकी सब लोगों से इस पे कमेंट्स लूंगा, क्या कहा जा सकता है कि मैन ऑफ द सीरीज नरेंद्र मोदी हैं पर मैन ऑफ द मैच केजरीवाल हैं इन चुनावों के जो रिजल्ट आए? डिसएग्री करते हो तो आप बोल दीजिएगा। संजीव जी, आप पहले। बहुत सही आपने कहा कार्तिकेय, मैन ऑफ द सीरीज नरेंद्र मोदी रहेंगे, बट आप ये देखिए ना कि प्रजातंत्र के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। आपके ट्रेंड्स बता रहे हैं कि हिमाचल में कांग्रेस अच्छी फाइट दे रही है। अगर मान लीजिए कांग्रेस हिमाचल में सरकार बनाती है, बीजेपी गुजरात में सरकार बनाती है और आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव जीतती है, तो ये दिखाता है कि हमारी कितनी थ्राइविंग डेमोक्रेसी है। तो इसमें सबको मौका मिलता है और ये एक तरह से एक अच्छा संदेश भी है कि जहां पे पिछले 7 सालों में हमने देखा कि बीजेपी का दबदबा बना हुआ है नेशनल पॉलिटिक्स में, वो असर थोड़ा टेपर ऑफ करते हुए दिख रहा है। और ऐसा होना भी चाहिए ताकि डेमोक्रेसी थ्राइव करे। बीजेपी को ये ना लगे कि वो हर चुनाव केवल मोदी के नाम पर जीत सकती है, बाकी पार्टीज को ये लगे कि अगर हम अच्छी तरह से ढंग से कोशिश करें तो हम भी चुनाव जीत सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें जो निकल कर आ रही हैं। और हिमाचल की बात हुई थी तो मैं बड़ा आदरपूर्वक थोड़ी सी संदीपन जी से असहमति जताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस का जो प्रचार रहा, आप देखिए तो उसमें राजा वीरभद्र सिंह नहीं रहे, लेकिन उनकी पत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंह कैंपेन उन्हीं के आसपास मंडराता रहा। तो इसीलिए कांग्रेस ने एक तरह से एक ही धड़े के अंदर काम करती रही। शायद यही कारण है कि कांग्रेस को उतनी सीटें मिल रही जितनी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। और बाकी मुद्दों की चर्चा हो गई थी। नहीं, लेकिन संजीव उसमें प्रतिभा सिंह जी को एक इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ी थी, जिसके बाद बड़ा बवाल मच गया था कांग्रेस पार्टी में, जिसको उन्होंने बाद में रिट्रैक्ट किया। लेकिन इस तरह के इंटरव्यू कोई अनायास नहीं देता है। उसके बाद पार्टी ने उनकी बात सुनी। मुझे वो भी दिन याद है कि मैं उदयपुर सम्मेलन से आया था, मैं कहूंगा ये ऑन रिकॉर्ड, और मैं दिल्ली के T2 एयरपोर्ट में खड़ा था। प्रतिभा सिंह जी अकेले अपने सूटकेस का इंतजार कर रही थी और तब उन्होंने कहा था, और मुझे याद है कि ये चुनाव आसान नहीं है, बीजेपी का दमखम बहुत है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। संजीव, आपकी बात से सहमत हूं। और जो आप चीज कह रहे हैं ना, यही कांग्रेस की बहुत सारी परेशानियों में से एक परेशानी है कि इतनी बड़ी फैमिली इतने सालों से कांग्रेस में रही, सब कुछ किया दिया, मुख्यमंत्री रहे 5 बार उनके पति, फिर भी उनको ये इंटरव्यू देना पड़ गया। आखिर इस स्थिति में क्यों पहुंचना पड़ रहा है? आप देखिए अमरिंदर सिंह की स्थिति हो, चाहे जितने भी पुराने कांग्रेसी हो जो जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों नई लीडरशिप आ पा रही है? उसके कई कारण है, इसमें हम अलग डिबेट कर सकते हैं। लेकिन जो भी हुआ उसके बाद जब प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह जब उनको उनकी जगह मिल गई, तो उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस का कैंपेन थोड़ा बेहतर हो गया। हालांकि कोई इतनी उम्मीद नहीं कर रहा था कि कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये एक अच्छी चीज है कि हम देख रहे हैं कि हर जगह पे कुछ पार्टी ऊपर जा रही है तो कुछ पार्टी नीचे भी जा रही है। प्रजातंत्र में अगर ये चलता रहेगा तो इससे एट द एंड ऑफ द डे आम नागरिक को ज्यादा फायदा होगा। संदीपन, आपने पूछा मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द सीरीज ये तो सबको मालूम है। नरेंद्र मोदी गुजरात गए तो उसी दिन पता लग गया था कि गुजरात जब भी नरेंद्र मोदी जाएंगे तो उनके नाम पे वोट पड़ेगा। तो इसमें लेकिन मैन ऑफ द मैच इनको छोड़िए, इसमें एक है इस पूरे इलेक्शन का रणछोड़ दास जिसको कहना चाहिए वो कांग्रेस है। कांग्रेस है राहुल गांधी। आप इक्वेट कर सकते हैं, पार्टी तो लड़ी है, पार्टी लड़ी है, लेकिन वैसा आप देखिए पिछला जो इलेक्शन था 2017 का, उसमें कांग्रेस ऑलमोस्ट वो इलेक्शन जीत गई होती। कांग्रेस को खुद को ही भरोसा नहीं था कि हम इतनी सीट ला सकते हैं। उनके कॉन्फिडेंस की जो कमी थी उसके कारण उनको 15-20 सीटों का नुकसान हुआ और एकदम सिचुएशन राइट थी, उससे वो बिल्ड करते आगे अपनी पार्टी को और आगे ले जाते। लेकिन वो उन्होंने हारा के रिकमिट की, उनकी लीडरशिप में आपस में लड़ाई चलती रही। उनके जो 3 स्टार्स थे सो कॉल्ड, उनमें से एक छोड़ के चले गए, फिर दूसरे को उन्होंने साइडलाइन कर दिया, उनको मजबूरन जाना पड़ा, और तीसरे पता नहीं कांग्रेस में आए कि नहीं आए। तो उन्होंने अपनी जो फ्यूचर लीडरशिप थी, जिसको जो त्रिमूर्ति को प्रोजेक्ट किया था, उसको उन्होंने बिखेर दिया। उन्होंने उससे बिल्डिंग नहीं की अपनी पार्टी को। कांग्रेस के पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि 77 सीट्स जो आई थी उसके बाद उसको धीरे धीरे बिल्ड करते आगे ले जाते, क्योंकि एक
7 तो रख नहीं पाए, कितने शायद 15 चले गए या 20 चले गए, 17 चले गए। हाँ, उसके अलावा ये भी होता रहा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कोएलिशन बना था उस वक्त गुजरात में, कि जो ग्रामीण वोटर है वो, उसके बाद माइनॉरिटी वोटर है, उसके अलावा जो पाटीदार जो नाराज थे, वो तीनों का बहुत अच्छा कोएलिशन बना था। उसको उनको गैदर करके रखना चाहिए था, लेकिन पाटीदार भी छोड़ के चले गए। और अब ऐसा लग रहा है कि जो अंडर क्लास है, जो ग्रामीण वोटर है, वो भी अब थोड़ा थोड़ा आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ फ्रीबीज की जो पॉलिटिक्स होती है। तो कांग्रेस जो इस इलेक्शन की रणछोड़दास है, और बाकी सब तो सबको मालूम है कि कौन जीत रहा है और किसके कारण जनता वोट दे रही है गुजरात में। हिमाचल में मुझे ऐसा लगता है कि बिल्ली के भाग का छींका जैसे टूटता है वो टूट गया। बाकी कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसको हिमाचल में इलेक्शन जीतना चाहिए था। बलवीर जी, इस पर मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा, उसके बाद मैं महेंद्र जी के और पंकज जी के पास जाऊंगा। आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से कुछ ऐसा नहीं कि इससे वो चुनाव जीते? बलवीर जी। जी सर, मैं कह रहा हूं कि आपको लगता है, हमारे एक पैनलिस्ट हैं संदीपन जी, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं किया कांग्रेस ने जिससे कि वो चुनाव जीते, अगर जीते तो इसका मतलब भाग्योदय हो गया। आमतौर पे हिमाचल में प्रदेश में जो देखा गया है कि सत्ता विरोधी जो वोट होता है उसी के कारण दूसरी पार्टी को मौका मिलता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। जिस तरह से कांग्रेस ने कहा कि पहली कैबिनेट में ओपीएस को करेंगे, 4 लेन का मुद्दा था उसको करेंगे, या दूसरे उन्होंने 125 यूनिट किया तो हम 300 देंगे। तो ये जो उन्होंने 10 गारंटियां दी हैं, तो उसमें उन्होंने जो प्रदेश की सरकार थी, जयराम ठाकुर की जो सरकार है, उसका जो एक नेगेटिव पॉइंट था या कमजोर पहलू था उसको पकड़ा है। और जो भाजपा है वो नरेंद्र मोदी के ही नाम से अपने प्रचार को बढ़ाती रही, जबकि कांग्रेस ने पहले दिन से ओपीएस के मुद्दे को पकड़ के उसको इतना भुला दिया कि उसको वो जयराम सरकार के लिए जो है वो एक तरह से बहुत बड़ा उनके खिलाफ एक मुद्दा चला गया। अगर ये इस तरह का स्कोर बराबर रहता है तो अब जो भी होगा, जिस तरह से भी होगा, तो उसमें ही माना जाएगा कि जो ओपीएस का मुद्दा, सरकार के सत्ता विरोधी जो वोट पड़ा है, वो एक बड़ा कारण रहेगा जो हिमाचल के इतिहास में पहले भी होता रहा है। पंकज, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज पे महेंद्र जी के पास। नहीं, मैन ऑफ द सीरीज तो प्रधानमंत्री हैं ही, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अच्छा, मैन ऑफ द मैच आपने सही कहा, केजरीवाल हैं। पर एक चीज़, इन चुनाव जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उनको देख करके ऐसा लगता है कि केवल कैंपेन करने से आप नहीं जीत सकते, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना भी पड़ेगा। मैन ऑफ द सीरीज प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि जनता में ये विश्वास है कि वो जो कहते हैं, खासतौर पर गुजरात की जनता में, कि गुजरात की जो भी भलाई हुई है उसकी वजह प्रधानमंत्री मोदी हैं। और साथ ही साथ उनका वो मेहनत है। सोचिए 5 घंटे तक लगातार गाड़ी में खड़े रहना, और साथ ही साथ 54 किलोमीटर की यात्रा करना, और 10 लाख लोग सड़क के किनारे खड़े हों, ये बताता है कि एक नेता के लिए उस राज्य की जनता में कितना भरोसा है, कितना विश्वास है। जैसा कि बीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि और मेरे साथी संदीपन भी कह रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ठीक है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इस बात से मैं सहमत हूं। ओपीएस विरोध में जा रहा है बीजेपी के, साथ ही साथ 10 को टिकट नहीं दिया, 21 बागी खड़े हो गए, ये भी बीजेपी के विरोध में जा रहा है। लेकिन बीजेपी चुनाव कैसे लड़ना है और चुनाव के दरमियान सब कुछ झोंक देना है, ये बीजेपी जानती है। और शायद इसी का परिणाम है कि बीजेपी इतने एडवर्स माहौल के बाद भी हिमाचल में नेक टू नेक फाइट कर रही है, जो एग्जिट पोल में दिखाता है। लेकिन आप दिल्ली आ जाएं, जहां हमने कहा कि मैन ऑफ द मैच अरविंद केजरीवाल क्यों है, तो सवाल वही है कि जो लोकल लीडरशिप है उसमें कहीं कुछ एक रूपता, एकजुटता दिखाई नहीं पड़ता है। एमसीडी ने 15 साल क्या डिलीवर किया ये लोग बता नहीं पाए। चुनाव के दरमियान ये बताते रहे कि सत्येंद्र जैन ऐसे सोते हैं, ऐसे खाते हैं और ऐसे पीते हैं, ये बता नहीं सके कि कूड़े के ढेर, करप्शन का मुद्दा बैकफायर हुआ पूरा। बिल्कुल बैकफायर हुआ, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि ये तमाम मशीनरी का इस्तेमाल करके ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। जो लोकल लीडर्स पे लोगों ने भरोसा नहीं दिखाया,
और इसी वजह से आपने कितना भी सीएम उतार दिया हो, जयराम ठाकुर उतर गए हो, धामी उतर गए हो, शिवराज सिंह चौहान उतर गए हो, जनता ने उनका चेहरा देखा और एग्जिट पोल के लायक के अनुसार अगर परिणाम आता है तो ये बताता है कि विदाउट डिलीवरी आप चेहरा चमका के वोट हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि गुजरात में डिलीवरी है तभी चेहरा चमकाया जाता है, अगर डिलीवरी नहीं होता तो चेहरा नहीं चमका पाते। यहां पे इतने चेहरों को चमकाया लेकिन डिलीवरी नहीं है, इसलिए यहां पर हार हो रही है और जनता आम आदमी पार्टी को पे भरोसा कर रही है, क्योंकि जनता ने कभी एमसीडी में आपको वोट दिया नहीं, सत्ता में लाया नहीं, इसलिए जनता को लग रहा है कि एक मौका आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। महेंद्र जी। नहीं, देखिए, एमसीडी की जहां तक बात है, शीला दीक्षित की सरकार थी, परफॉर्मिंग सरकार थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में जीतती रहती थी। लेकिन जो पिछले 15 साल का ये शासन है, निश्चित रूप से अगर हम बात करें कि हमारी नेशनल कैपिटल है जहां हमेशा हम वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज की बात करते हैं, ऐसा कुछ भी देने में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एमसीडी असफल रही है पूरी तरीके से। क्योंकि जो हमेशा बात करते हैं, कई बार ये प्लान बना कि किस तरीके से दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाए, और ऐसा करने में भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 15 साल से एमसीडी में है वो असफल रही है। तो ये साफ साफ अगर आपके एग्जिट पोल सही है तो लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, अगर हम हिमाचल की बात करें और गुजरात की बात करें, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव बनाने में आम आदमी पार्टी सफल होती दिखाई देती है। निश्चित रूप से मैन ऑफ द सीरीज तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्योंकि उन्होंने गुजरात में डिलीवर किया। उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि गुजरात से उनको हटने के बाद जो गुजरात का नेतृत्व है वो जनता की आशाओं आकांक्षाओं पे खरा उतरे। अगर वो नहीं खरा उतरता है तो पूरी की पूरी सरकार बदली जा सकती है। तो ये जो विश्वास है लोगों का, और ये जो एक जो है प्रधानमंत्री मोदी की कमांड है राजनीतिक, जो उनका नेतृत्व है गुजरात में, वो गुजरात की जनता को क्या पूरे देश में हर जगह जो है जनता को भाता है। लेकिन जहां तक दिल्ली की बात है, ये एकदम साफ है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, मैं ये नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया है। आम आदमी पार्टी ने एक अपना वोट बैंक दिल्ली में बनाया है, और वो वोट बैंक खासकर जो लोअर महेंद्र जी, वो वोट बैंक कैसे बना है? कहीं ना कहीं तो बना होगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर का लाभार्थी पॉलिटिक्स से बना, विश्वास की राजनीति से बना, नेशनल सिक्योरिटी से बना, इनका भी बना होगा। मैं वहीं पे आ रहा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में या बाकी देश के हिस्सों में एक लाभार्थी वर्ग बनाया, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ये कोशिश की है कि जो फ्री बिजली, जो फ्री वाटर, और इस तरीके से जो एक बहुत बड़ा वर्ग जो कॉस्मोपॉलिटन, जो मेट्रोपॉलिटन दिल्ली से कटा हुआ जो ग्रामीण इलाका है, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, कोशिश की थी कांग्रेस ने उनमें अपने पैठ बनाने की कि उनको रेगुलराइज करके, लेकिन कांग्रेस वो करने में असफल रही। वही वो वोट बैंक है जो करीब जो है 2000 के आसपास अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जिनको रेगुलराइज करने की बात थी, और कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि उस कॉलोनीज में अपना वोट बैंक जो है उसको बनाए रखा जाए। लेकिन कांग्रेस उसमें सफल नहीं हुई, और आम आदमी पार्टी ने अपनी जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं या जो है फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, और जो है एमसीडी स्कूल्स का रिनोवेशन, ये करके वोट बैंक बनाया है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है कि अगर आप दिल्ली में रह के दिल्ली में जो राष्ट्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी को, उसको आप चुनौती दे रहे हैं। जी संदीपन। नहीं, आप दिल्ली में वोट बैंक की बात करें तो मुझे लगता है कि एक क्लियरली वेल डिफाइंड वोट बैंक दिल्ली में एक इस तरीके का है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोटर वो दोनों एक टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। उनमें कई बार ऐसा होता है कि बीजेपी का वोटर कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहता है, दिल्ली में ऐसा होता है, लेकिन बीजेपी का वोटर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आसानी से वोट दे देता है, और वो टैक्टिकल वोटिंग करता है। जब लोकल लेवल पे चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी को देता है, और जैसे ही लोकसभा का चुनाव आता है वो जाके बीजेपी को अपना वोट दे आता है, क्योंकि उसको ग्राउंड लेवल पर डिलीवरी चाहिए। तो इमोटिव इश्यू पे जो वोटर है वो बीजेपी के साथ है, नेशनल सिक्योरिटी हो या
धर्म की बात हो या हिंदुत्व की बात हो, उसमें वो बीजेपी की तरफ चला जाता है। लेकिन जब मोहल्ला क्लिनिक, झाड़ू पोंछा और इन बाकी सब चीज़ों की बात आती है तो उस पर वो आम आदमी की पार्टी की चला जाता है। तो ऐसा कोई वेल डिफाइंड वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक शिफ्ट होता रहता है। चलिए, मतलब जिसे कह सकते हैं कि अब मैं यक्ष प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से। अब मेरी बारी आई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी, आप बताइए। नेचुरल जो ट्रेंड रहा है उससे तो लगता है कि कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस। आप? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत नेक टू नेक फाइट रहेगी। और आपने अगर प्रश्न का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी? नहीं, जीतेगी तो कांग्रेस ही, लेकिन सरकार बन पाएगी अगर ये हालत रही तो बीजेपी की सरकार बनेगी। संजीव, आप बताइए। कांग्रेस। महेंद्र जी, आप बताइए। मुझे भी लगता है कि कांग्रेस जीतेगी। डैनियल? जिस तरीके से कांग्रेस। अच्छा, और डैनियल आप हैं अभी मेरे साथ? लगता है डैनियल। बलबीर जी, आप? ये जो 4 लोग आप बता रहे हैं, ये अगर इसमें यही मैं कह रहा था। बलबीर जी, एग्जिट पोल मैं कर रहा हूं, आप पहले बता दीजिए। ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि 4 लोग कौन बोल रहे हैं, उसका समिंग अप मैं करूंगा। आप मेरी तरफ से समिंग अप कर रहे हैं। लेकिन चलिए, मैं आपको एग्जिट पोल बता देता हूं क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। बहुत साफ है कि अब बीजेपी जीत रही है। प्राइम मिनिस्टर की कैंपेन ने रंग दिखलाया। मुझे लगता है कि शायद बीजेपी का वोट बैंक भी थोड़ा बड़े सीट पर तब्दील हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो सोशल डोमिनेंस है गुजरात में कायम रहेगा। दूसरी तरफ एमसीडी के आप देख लीजिए, पूरी की पूरी सीटें जो हम दिखा रहे हैं उसमें 145 प्लस जा सकती है आम आदमी पार्टी। एक क्लीन विक्ट्री है।